Good morning, dear students. Here I am explaining Social and Political Life, Chapter 4, Understanding Law. बच्चों, ये जो वर्ड है लॉ, ये आपने बहुत बार सुना होगा। इससे पहले भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अगर मैं बहुत आसान शब्द में कहूँ तो लॉ मतलब होता है कानून। Law is a set of rules decided by a particular place or authority meant for the purpose of keeping the peace and security of society. अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें कुछ वर्ड्स में तो बच्चों लॉ कुछ रूल्स होते हैं जो कि इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, एक डिसिप्लिन बनाया जा सके। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपनी कंट्री के लॉ के बारे में, मतलब इंडियन लॉ के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी, एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगी। आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट होता है जुडिशल। लेजिस्लेटिव वो होता है जो कि लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉ को अप्लाई करवाते हैं हमसे, जुडिशल वो होते हैं जो ये नज़र रखते हैं कि जो लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं अगर हम उसको ढंग से फॉलो नहीं करते तो हमें क्या पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, तो आप इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये जो तीनों ऑर्गन्स है ये लॉ का ही काम कर रहा है। एक बना रहा है ना, फिर जो दूसरा है वो हमसे अप्लाई करवा रहे हैं, जो लास्ट है वो हम में नज़र रख रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन सबके माइंड में ये आता है कि जो ये लॉ होता है क्या वो सब में अप्लाई होता है? तो यस, लॉ हम सब में अप्लाई होता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें कहता है कि हम सब इक्वल हैं। ठीक है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, राजनेता हो या कोई भी हो, अभिनेता हो, सबके लिए लॉ बराबर है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉ बिल्कुल इक्वल है। उसमें ये नहीं होता है कि जो अमीर है वो जीते। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारा जो कोर्ट में सिंबल लगा हुआ होता है उसका मतलब ही ये है, उनकी आंखों में जो पट्टी लगी हुई है उसका मतलब ही ये है कि किसी को देख के जज नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि हमने देखा अपनी आंखों से कि अरे ये तो अमीर है, अरे ये तो स्मार्ट है तो इसको जिता दो। नो, आंखों में पट्टी ही इसलिए है क्योंकि वो इक्वालिटी शो करता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो मैं आपको दोबारा समझाऊंगी कि जो अंधे इंसान होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो अपने सुनने की शक्ति से हर चीज़ को करते हैं। तो वैसे ही हमारा लॉ है, वो देख के नहीं करता है, वो जो प्रूफ होते हो उनमें यकीन करता है। एंड जो तराजू होता है इसका मतलब वो तोल मोल के, मतलब हर चीज़ को समझ समझ के वो फैसला लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये बता रखा है कि हाँ, हम सब लॉ के सामने हम सब बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट है और उनसे बड़ी पावर किसी और के पास नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। सुप्रीम कोर्ट इनको भी डांट सकता है, इनको भी फटकार लगा सकता है, इनको भी सजा करवा सकते हैं। उनसे बड़े कोई नहीं, हमारे कानून से बड़ा कोई नहीं है। रीज़न फॉर इंक्लूडिंग लॉ ऑफ इक्वालिटी, अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही है कि क्या रीज़न है कि लॉ के सामने हर किसी को इक्वल रखा गया है। अब देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि बुक में जाने से पहले अपने आप से सोचा करिए। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये इसलिए है क्योंकि जो न्याय होता है वो किसी को भी देख के नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि फिर वही बात आ जाती है कि ये नहीं कि वो अमीर है तो वही ठीक है, या अगर जैसे कि कोई इंसान कोर्ट में पहुंच जाए अपने केस लेकर कि इसने तो मेरा खून किया, तो ऐसे नहीं कि उसने बोला कि खून किया तो दूसरे को सज़ा दे दी। पहले हर चीज़ प्रूफ होनी चाहिए ना कि जो खून है वो किस तरह से किया गया, उसका रीज़न क्या था कि इतना बड़ा स्टेप लिया गया। कहीं ऐसे ना हो कि सामने वाले ने भी पहले हार्म किया होता, उसने मारा हो, कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज़ को पहले समझना होता है ना। तो लॉ के सामने हम सब इक्वल है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि अगर लॉ का मतलब ही है कानून, है ना।
लॉ का मतलब होता है, लॉ का काम है इंसाफ दिलाने का। और इंसाफ कैसे दिलाया जाता है? सही और गलत का फ़र्क कैसे पता चलता है? अभी आपको कहते हैं ना कि अगर दुनिया में सब अच्छा ही अच्छा हो तो हमें बुरे का कैसे पता चलेगा, और सब बुरा ही बुरा हो तो हमें अच्छे का कैसे पता चलेगा? ब्लैक एंड वाइट होता है। जैसे कि अगर आपको एक ही कलर के बारे में बताया जाता है बचपन से कि बच्चों ये देखो ये काला काला रंग है, ये ब्लैक है, और ये ब्लैक 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 ही है, तो आपको वाइट का कैसे पता चलता? तो इसीलिए वाइट कलर भी होता है, ब्लैक कलर भी होता है ना। आपको अंतर तो पता है कम से कम कि अच्छा ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये है, ये है, ये है ना। तो वैसे ही है, हमारा जो कानून है उसका काम है जस्टिस करने का, न्याय दिलाने का। और वैसे भी जो हमारा कानून है उसमें चीज़ लिखी हुई है, मैंने आपको एक बार क्लास में भी समझाई थी ये चीज़, कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। मतलब इस चीज़ को लेकर अपने माइंड में चलते हैं कि किसी भी बेगुनाह को हम सज़ा ना दे दें। तो लॉ के सामने हम सब इक्वल है हर तरीके से, उसमें कोई जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, वो स्टेटस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, कोई रेस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, रीजन का नहीं होता, रिलीजन का नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने आपको एक एक्ट के बारे में बता रखा है जो कि 1870 में आया था, सेडक्शन एक्ट, और इसमें बोल रखा है कि हम सब इक्वल है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो सिचुएशन चल रही है, अभी ये बीमारी का टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं ऐसा तो है नहीं कि मास्क का जो रूल अप्लाई हो रखा है वो हमारे ऊपर ही हो रखा है, वो सबके लिए अप्लाई हो रखा है ना, फिर चाहे वो कोई भी हो। अगर जुर्माना लिया जाएगा, फाइन लिया जाएगा तो वो सबसे लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि अगर मैं साइकिल पर जा रही हूँ, मैंने मास्क नहीं पहना हो तो मुझे पकड़ लेंगे, और सामने से कोई 4 व्हीलर में जा रहा है उसने मास्क नहीं पहन रखा तो उसको नहीं पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बस सबके लिए बराबर है ना। अगर बोला है कि आपको मास्क पहन के बाहर निकलना है तो वो सबके लिए बराबर है। अगर बोला गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक दुकान खुलेगी, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा दुकानें नहीं खुलेंगी तो मतलब नहीं खुलेंगी। कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं तो खोलूँगा, ऐसा नहीं। बस सबके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि लॉ बनता कैसे है। कोई भी लॉ है, जैसे कि लॉ है कि 18 से पहले शादी नहीं करवा सकते, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का लॉ है, वोटिंग का जो लॉ है, और बाकी चीज़ों का है। तो ये क्या ऐसे ही पास हो गए होंगे एक दिन? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि किसी दिन किसी मिनिस्टर के माइंड में आया हो ख्याल कि चलो मैं ये कानून बनाते हैं, और मीडिया के सामने आए और बोला और बस फॉलो हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने स्वच्छ भारत के बारे में सुना होगा कि अब हम लोगों के घर में नगर पालिका की सफाई वाली गाड़ी आती है। तो ये सब कुछ हुआ कैसे? ऐसा तो नहीं हुआ कि अचानक से मिनिस्टर टीवी में आए होंगे, उन्होंने बोला होगा और अगले दिन से गाड़ियाँ चलने लग गई। नो, ऐसा नहीं हुआ। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर किसी मिनिस्टर के माइंड में कोई आइडिया आएगा कि ये लॉ है, इसे पास करवाना चाहिए, ये बनना चाहिए हमारी कंट्री के लिए, तो पहले तो वो अपनी ही जो उनकी पार्टी है उनके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद लोकसभा, ठीक है, पार्लियामेंट की 2 फॉर्म्स होती है, लोकसभा में वो जाएंगे, सबके सामने अपनी बात को रखेंगे। वहाँ पे अपोजिशन की पार्टी होगी, बाकी पार्टी जो होंगी, स्पीकर के सामने वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद अगर वहाँ पे लोग एग्री करेंगे तो वहाँ पे भी ना वोटिंग होती है बेटा। वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम एग्री करते हैं। अगर वोटिंग ज़्यादा होगी एग्री करने की तो फिर वो बिल पास होगा, फिर वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा से फिर वहाँ पे भी डिस्कशन होगा, वहाँ पे कई चीज़ों को लेकर वो डिस्कशन करेंगे। अगर वहाँ पे भी उनको लॉ सही लगा तो वहाँ पे प्रेसिडेंट फिर वहाँ से बोल देते हैं ठीक है इस लॉ को अप्लाई करवाया जाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, और उसके बाद हमसे फिर अब लेजिस्लेटिव का काम हो गया, अब एग्जीक्यूटिव जो डिपार्टमेंट होता है वो हमसे उसको फॉलो करवाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, ओके। ऐसे ही नहीं होता है कि कोई नींद से जगा और हमें बोल दिया। जितने भी लॉज आप देख रहे हैं, चाहे वो अभी के टाइम पे देख रहे हो या आप आने वाले टाइम पे देखें या आपने कभी पहले देखे हो, उन सब का प्रोसेस ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपको वही चीज़ें समझा रखी है जैसे मैंने आपको बताया कि पहले उनको इंट्रोड्यूस करना होता है लोकसभा में।
देन वहाँ पे अप्रूव्ड होने के बाद देन वो जाता है राज्यसभा में, वहाँ पे दोबारा से वोटिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। इस तरह से आता है एक नया लॉ हमारी कंट्री में। यही सेम प्रोसेस होता है अगर हमें किसी लॉ को अपनी कंट्री से हटवाना है, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर का हुआ था, तो उसके लिए भी पूरा एक प्रोसेस चला था, ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी। तो जो वहाँ पे वो अपनी बात को रखते हैं उसे कहते हैं बिल को पास होने का प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें आता है, एक होता है अनपॉपुलर लॉ, एक होता है कंट्रोवर्शियल लॉ। पार्लियामेंट पासिस न्यू लॉ एवरी ईयर दैट मे बी अनपॉपुलर। मतलब वैसे तो कानून है, नियम है, ये हर साल अप्लाई करवाए जाते हैं हम लोगों से, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है अनपॉपुलर लॉ। कंट्रोवर्शियल क्या होता है? कंट्रोवर्शियल नाम ही थोड़ा वैसा है, कंट्रोवर्शियल मतलब हो गया जिसमें कंट्रोवर्सी होती हो। सम ऑफ दिस लॉ में be unacceptable to people because they could feel law as unfair or harmful। अब अगर कुछ लोगों को लॉ तो हमने करवा दिया, चलो हमसे अप्लाई करवा दिया, अब कई लोग ऐसे जो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जैसे बीच में किसान आंदोलन का हुआ था, ओके, ये उसी का एग्जाम्पल है एक। तो सरकार ने तो बोल दिया, पर लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि ठीक है, कईयों ने कहा कि नहीं नहीं हमें पसंद नहीं, हमें पसंद नहीं, ओके। So they might criticize this law, and when a large number of people criticize the law, it changes. If any law is not in favor of any group and ignored the other, it is controversial law। बहुत सिंपल है। अगर किसी को पसंद नहीं आता कोई लॉ को, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एकदम से हल्ला करने लगे, हमें नहीं पसंद, हमें नहीं पसंद, हमें नहीं पसंद, तो कंट्रोवर्शियल लॉ हो जाता है। अनपॉपुलर लॉ वो होता है कि ठीक है, हर साल पास हो रहा है और लोग खुशी खुशी उसको अप्लाई करवा रहे हैं, मतलब अपने आप से अप्लाई कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल वो हो गया अब कि लॉ तो चलो ठीक है करवा दे, पर लोगों को पसंद नहीं आया। As citizens play crucial role in electing their representatives, they also play a crucial role in helping parliament performs its representative functioning properly. So citizens of a democratic country like India must be aware of their rights। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझा रखी है कि हम लोग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हम भले ही हम लोग खुद को कहते हो कॉमन मैन, या फिर हम लोग कहते हैं अपने आप को कि हम तो आम नागरिक हैं, हम क्या कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हम ही लोग हैं कि हम ही लोग अपने इलेक्शन के द्वारा, अपने वोट के द्वारा हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ठीक है ना। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूँगी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है। तो हम ही हैं, हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, तो ये हमारा हक है ना, कि हमें हमारे राइट्स पता हो, ओके। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ अच्छे से समझा रखी है। सो आपके इस चैप्टर में आपको यही बता रखा था कि लॉ होता क्या है, किस तरह से हमसे अप्लाई करवाया जाता है, और किस तरह से कोई नया लॉ बनता है। साथ में आपने ये भी समझा कि जो 2 लॉ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने तरह के होते हैं। सो आपके इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर पूछेगा। अपना ध्यान रखिएगा, घर में सेफ रहिएगा। थैंक यू।